फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम कृतिका पारिक है। मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं और मई 2020 से रेगुलर आपके लिए यहाँ पे मैं सेशंस लेकर के आती हूँ। मैं पेपर 1 पढ़ाती हूँ, पेपर 2 ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। पिछले 3 एग्जाम्स में मैंने ज्योग्राफी के पेपर्स आपके साथ में शेयर किए हैं और मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं बताती हूँ। आप भी मेरे साथ में हिस्सा बन सकते हैं अनअकैडमी की फ्री क्लासेस का, वो जो की होती है हमारी शाम को 4 बजे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में जो आने वाले 25 क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं आपके कोरियालिस फोर्स से एंड जो चलने वाली आपकी प्लैनेटरी विंड्स हैं उनके सिस्टम से। ओके, सो गाइस ये रहा आपका आज का पहला सवाल। चलिए, सो गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स प्लेज अ रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें भूमिका निभाता है? Formation of meanders, direction of trade winds, directing jet stream, and impact crater. सो मिक्स आंसर आप लोग दे रहे हैं और जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। पहला फॉर्मेशन ऑफ मियांडर्स, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स एंड थर्ड इज डायरेक्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम। क्योंकि आपको पता है कि कोरियालिस फोर्स वैसे अगर बात करी जाए तो ये और कुछ भी नहीं, अर्थ जब रोटेट करती है तो उससे जनरेट होने वाला एक ऐसा फोर्स है जो विंड्स के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका जो रोल है वो सिर्फ विंड के डायरेक्शन तक नहीं है। जैसे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मियांडर्स, तो मियांडर्स बेसिकली क्या है? रिवर के मिडिल कोर्स में बनने वाली ये एक लैंडफॉर्म है जिसमें रिवर कुछ इस शेप में अपने डिपोजिशन, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, राइट। अब ये जो शेप बनी है वो किस वजह से बनी है? वो कोरियालिस फोर्स की वजह से बनी है कि इसके पास में इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि वो अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको कैरी नहीं कर पाती है और सेडिमेंट्स को छोड़ती हुई अपनी शेप चेंज कर लेती है। तो पहला होगा। सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। ऑब्वियसली ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन है वो आप देखेंगे कि नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में कोरियालिस फोर्स की वजह से ही ये डायरेक्शन बनते हैं। जेट स्ट्रीम हॉरिजॉन्टल विंड्स है ये। क्रैटर का मतलब ये होता है ज्वालामुखी का गड्ढा। ठीक है, जैसे जहां ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, जहां से लावा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है, उसे हम वेंट कहते हैं। वेंट का मुंह जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका नाम क्रेटर होता जाता है। तो क्रेटर जो बनता है ना वो कोरियालिस फोर्स से नहीं बन रहा है, वो आपके एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से बनता है। तो फोर्थ हमारा नहीं होगा, बाकी तीनों बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरियालिस फोर्स। दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से टाइम दे रही हूँ, सोच समझ के आंसर करो बस। हर क्वेश्चन को ये मानो कि इससे आपका जेआरएफ निकलेगा। हवा में आंसर मत दो, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना तो आपको लगेगा कि ये तो हमें आता था। तो ये मन में ना रह जाए कि हमें आता था फिर भी गलत हो गया, क्योंकि इससे हम सिर्फ हमेशा खुद को सेटिस्फाई करते हैं ये कथन कह के कि आते हुए सवाल गलत करके आए हैं। ये हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई रिजल्ट होता नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, ऑप्शंस को फिर से पढ़िए। ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद रखना एक एक वर्ड का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। अब मैंने इतना हिंट कर दिया है, फिर भी अगर आप आंसर जो देते आ रहे हैं वही दे रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वेरी गुड शिवानी।
अंकिता, सॉरी शिवानी, अंकित, जुल्फिकार। अब जाके थोड़ा मुझे आंसर सही मिलने लगा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कोरियालिस फोर्स के बारे में। पहला आपको स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो ये देखिए कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। गाइस, अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं। अर्थ एक रिवॉल्यूशन करती है, एक रोटेशन करती है। रिवॉल्यूशन का मतलब तो ये होता है कि जो अर्थ सन का एक साल में यानी कि 350 डेज में जो एक सर्कल करती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। वो रिवॉल्यूशन से कोरालिस फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोरालिस फोर्स का लेना देना है अर्थ के रोटेशन से। अर्थ का रोटेशन होता है, रोटेशन से कोरालिस फोर्स बनता है। तो यहाँ पे अर्थ का रिवॉल्यूशन कोई मतलब नहीं है, रिवॉल्यूशन का कोई भी लेना देना है ही नहीं, रोटेशन का लेना देना है। तो इस वजह से आंसर पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है कि ये विंड्स को नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ ये कर देता है। और डायरेक्शनल चेंज ओशियन करंट में ये रिस्पॉन्सिबल है। बी करेक्ट है। चलिए, टिप को याद रखना और एक ही बार आंसर दो केवल, पर उसमें इतना कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने जो दिया है सही दिया है। विंड्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड विद ग्रेट फोर्स एट द इक्वेटर। क्यों? सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है नीतू ने, देन अंकित ने। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन। हमसे यहां पूछा गया है विंड्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड विद ग्रेट फोर्स एट द इक्वेटर। सिचुएशन देखिए दोस्तों, 0 डिग्री इक्वेटर पे विंड का पूछा गया है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। विंड के डिफ्लेक्शन का रीजन कोरियालिस फोर्स। और आपको पता है कि कोरियालिस फोर्स सी एफ और इक्वेटर इन दोनों के लैटिट्यूड एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटर का लैटिट्यूड होता है 0, तो उस वजह से कोरियालिस फोर्स का भी जो पावर होता है वो 0 होता है। इक्वेटर का लैटिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड आपके पोलर एरिया का होता है 90, तो कोरियालिस फोर्स का भी जो पावर होता है वो पोलर पे हाईएस्ट होता है। तो जो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड अपने आप में डिस्क्राइब करते हैं पावर ऑफ कोरियालिस फोर्स। तो 0 डिग्री पे इसका मतलब 0 कोरियालिस फोर्स। 0 कोरियालिस फोर्स मींस नो डिफ्लेक्शन। तो इस वजह से 0 कोरियालिस फोर्स एट द इक्वेटर, दिस इज द रीजन। प्रेजेंस ऑफ रॉरिंग 40 मतलब गरजती चालीसा। गाइस, ये 40 डिग्री पे आएंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इक्वेटर, दैट मींस 0 डिग्री। लार्ज नंबर ऑफ लैंड ब्रेक्स एंड बेज, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज Coriolis force acting on the fluid in river water deflect it's like it deflects the wind. The Coriolis force is generated by वेरी गुड। करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया है अंकित ने, फिर अनूपा ने एंड देन नीतू ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, रोटेशन मेन है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरियालिस फोर्स। आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
इट इज 0 एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल, करेक्ट है। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता के लंबवत कार्य करता है। डिफ्लेक्शन कॉज ड्यू टू कोरालिस फोर्स विल बी लेस इफ द विंड वेलोसिटी इंक्रीज। गाइस अगर विंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, कि वायु का वेग बढ़ने पर कोरालिस बल के कारण होने से विक्षेपण कम होगा, कम नहीं होगा, ये भी अधिक ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हमसे करेक्ट आंसर पूछा जाएगा तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा टोटली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में रेत और धूल भरी आंधियों के बारे में क्या विचार है आपके, वो बताइए जरा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, यहां सही जवाब जो दिया है वो दिया है अंकित ने, एज यूजुअल, ऑप्शन नंबर बी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आपको पता होगा दोस्तों, अगर सैंड की अगर अपन बात करते हैं तो आप देखिए कि ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, क्योंकि हमने एक बात तो पढ़ी होगी आपने कि जो गोबी डेजर्ट है उसमें बनने वाले, उससे निकलने वाले जो लॉयस प्लेन्स होते हैं, लॉयस बेसिकली डेजर्ट एरिया में एक एओलियन लैंडफॉर्म है डिपोजिशनल, जो कि हमेशा डेजर्ट के बाहर बनती है। गोबी डेजर्ट का जो सैंड है वो कहाँ जमा होता है, हांगो के मैदान में, ठीक है। तो इसका मतलब उसने यात्रा करी है, तो ऐसा एक जगह नहीं होता है, अराउंड दी वर्ल्ड ये कई जगह पे होता है। तूफान के बहुत हजारों किलोमीटर से तूफान चलते हैं, तो दुनिया भर में रेत और धूल भरी जो आंधियां होती है वो महाद्वीप और महासागरों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक के पीछे पानी है, एक के पीछे हवा है, तो जिस स्पीड से हवा जाएगी वो हवा के साथ में जाएंगे, जहां हवा की स्पीड घटी वो वहीं पर टिक जाएंगे। पहला सही है। दूसरा, ये जहां भी जाते हैं वहां पे पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं ना, ये ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदायक है, तो एनिमल्स के लिए भी है, प्रीमेच्योर डेथ के लिए भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि एकाएक हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें स्वेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि जो डिफॉरेस्ट्रेशन है या जो अनस्टेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट भी कर रही है, क्योंकि उनके लिए कोई बैरियर नहीं होता है, सीधा रास्ता मिलता है, तो वो एक से दूसरी जगह पे इजीली मूवमेंट कर पाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। थोड़ी सी अप्रोच को खोल के देखिए। आपने मान लीजिए कि हो सकता है कोई स्टेटमेंट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको एकाएक लग सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप उसको ब्रॉड वे में सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शन रख के चलिए। हमारे जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हमारे प्री कंसीव नोशन की वजह से होता है कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा वो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा सोच के देखिए। एट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लोइंग ऑफ चिनूक विंड्स इन अमेरिका। आंसर आपका क्या लग रहा है आपको? ओके, तो जो आंसर दिया है सबसे पहले वो अंकित नहीं दिया है, शिवानी ने आंसर दिया है करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, दैट नन ऑफ द अबव। क्योंकि अगर हम बात करते हैं चिनूक, तो चिनूक एक लोकल विंड है जो अमेरिका में रॉकीज माउंटेन में पाई जाती है। अब लोकल विंड में जब तक चिनूक क्या है ये नहीं पता होगा, आगे के दो स्टेटमेंट हमारे लिए वेस्ट है। तो बेसिकली चिनूक एक तरह की लोकल विंड है जो रॉकी माउंटेन के ग्लेशियर्स में जब चलती है तो वहां के ग्लेशियर्स के टेम्परेचर को ये अप्रॉक्स 10 डिग्री तक भी बढ़ा सकती है।
इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है। स्नो ईटर का मतलब ये होता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देती है कि ग्लेशियर्स की बर्फ तक मेल्ट हो जाती है। तो ये एक लोकल विंड है। तो वेजिटेशन एंड क्रॉप फ्रीज एज टेम्परेचर इज लोवर्ड, डेफिनेटली नॉट, टेम्परेचर अपने आप में बढ़ता है, तो पहला गलत। दूसरा देखेंगे, ऑनसेट ऑफ मानसूनल विंड्स, गाइस मानसूनल विंड्स वहां पे होती ही नहीं है, ये एक लोकल विंड है। लोकल विंड और मानसून विंड में डिफरेंस होता है। तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत है, तो दोनों ही यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी हॉट्स लैटिट्यूड। क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, ऑप्शंस थोड़े से टफ लग सकते हैं। Okay, the right answer is option number A. ए करेक्ट जवाब है, हॉट्स लैटिट्यूड। हॉट्स लैटिट्यूड बेसिकली हमारी अर्थ पे लगभग लगभग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स पे पाया जाता है। 30 डिग्री, मान लीजिए कि ये है 0 डिग्री, तो इस जगह पे है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। और ये एक हाई प्रेशर जोन है। ये एक हाई प्रेशर जोन होता है जिसके नॉर्थ में चली जाती है आपकी जो प्रिवेलिंग पोलर विंड्स होती हैं वो, एंड देन साउथ में इसके चली जाती हैं ट्रेड विंड्स। तो क्योंकि एक हाई प्रेशर एरिया है, इसीलिए यहाँ पे हवाएं शांत रहती हैं, सनी वेदर रहता है और लेस प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा यहाँ पे कम होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, known to sailors around the world as the doldrum these are। दुनिया भर के नाविकों को डोलड्रम के रूप में जाना जाता है। डोलड्रम्स, उदासी। बिल्कुल जी, बी आंसर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। डोलड्रम्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डोलड्रम्स बेसिकली 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ का इलाका है, मतलब नियर द इक्वेटर का ये इलाका है। अब इसको डोलड्रम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि इट इज आल्सो नोन एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब आप देखिए, पॉपुलर फॉर हाई विंड स्पीड थ्रू आउट द ईयर, जी नहीं, डोलड्रम का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से बेल्ट ऑफ काम है, मतलब शांत पेटी है ये। और ये बिल्कुल इक्वेटर पे मौजूद करती है, ना कि उष्णकटिबंध के किनारों पे। उष्णकटिबंध के किनारों का मतलब हो गया 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जबकि ऐसा नहीं है। और इसे डोलड्रम या शांत पेटी इसलिए कहा जाता है, आप एक चीज इमेजिन करिए कि मानिए कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर मींस 0 डिग्री, 0 डिग्री मींस लो प्रेशर। लो प्रेशर का रीजन क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हो गया। अब हाई टेम्परेचर जहां पे होगा दैट मीन्स कंप्लीटली लो प्रेशर होगा। अब आप एक चीज सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 0 डिग्री पर ही इफेक्ट पड़ेगा। इसके आसपास का ये जो बेल्ट है, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ का जो बेल्ट है, आप ये देखिए कि यहां से हवाएं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स ही ले लीजिए, ट्रेड विंड्स यहां से आ रही हैं। तो
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये यहीं पे आ रही है? क्यों? क्योंकि वो आ रही है यहाँ के हाई बेल्ट से, हाई प्रेशर बेल्ट से। यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से वो कहाँ चल रही है? लो प्रेशर की तरफ चल रही है। लेकिन ऐसा होता है कि हवाएं ऑलरेडी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, जैसे ही ये 5 डिग्री नॉर्थ में एंटर करती है, 5 डिग्री साउथ में एंटर करती है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो नीचे धरती पे रुक ही नहीं पाती। ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर वो एक साथ गर्म होकर के हवा में ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जो नीचे का एरिया होता है ना, वो कंप्लीटली लो प्रेशर होता है। और जहां पे लो प्रेशर हो सकता है वहां पे तेज हवाएं चलना ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। वो एक कंप्लीटली काम बेल्ट होता है, शांत पेटी वो कही जाती है। तो इसी वजह से हम इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं, क्योंकि 5 डिग्री तक आते आते टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हवाएं नीचे रुक ही नहीं पाती है, सीधी आई आते के साथ में ही ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। बोथ। अंकित आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। नीतू ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, ऑप्शन नंबर डी, दैट नन ऑफ दीज। सॉरी, एक्चुअली मेरी आंख में कुछ चला गया शायद। देखिए, यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा क्यों है? हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ऑब्वियसली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है तो वो साउथ हेमिस्फीयर में होगी। पहला बोल रहे हैं दे ब्लो मेनली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो जहां साउथ की बात हो रही है वो नॉर्थ में तो नहीं आ सकती, पहला गलत। द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट बाय द कोरालिस फोर्स। गाइस कैसे? ये जो विंड्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ कैसे चलती है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अर्थ अपना मूवमेंट करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ अपना मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे जो कोरालिस फोर्स होता है ना, वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ लगता है। तो ईस्ट की तरफ नहीं हो रहा है, ये वेस्ट की तरफ हो रहा है। एग्जाम्पल से आप ये समझिए कि ये आपका इक्वेटर वाला इलाका आ गया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कुछ डिवाइड करिए, ठीक है। तो ये जो हवाएं आ रही हैं, ये वाली, ये कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स। यहां से जो हवाएं आ रही हैं सिमिलर है नॉर्थ साउथ वेस्ट, और ये जो हवाएं आ रही हैं ये है साउथ ईस्ट, राइट। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये हो गई। अब इसमें आप देखेंगे कि डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा है, तो डायरेक्शन जो जा रहा है इसका ईस्ट टू वेस्ट की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। किसी भी ट्रेड विंड का देख लीजिए, चाहे वो नॉर्थ से हो या साउथ से हो, डायरेक्शन उनका हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही होता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए थे। नेक्स्ट है कैटाबैटिक विंड्स अकर ड्यू टू। कैटाबैटिक पवनें किसके कारण होती है?
करेक्ट आंसर है डेंसिटी डिफरेंसेस इन विंड एट डिफरेंट अल्टीट्यूड्स। ऑब्वियसली डेंसिटी डिफरेंस का मतलब क्या है, घनत्व का मतलब ये होता है कि डेंसिटी जो होती है वो हमेशा उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उससे डिसाइड होती है। और आपको पता है कि जो गैस जितनी ज्यादा भारी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। भारी का मतलब ये है कि वो गैसेस का टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली कम ही होगा। तो अलग अलग ऊंचाई पे जो हवाओं के अंदर घनत्व आता है उससे कैटाबैटिक विंड्स का होता है। एनाबैटिक का भी यही सीन होता है। कैटाबैटिक विंड्स माउंटेनियस टू लैंड एरिया चलती है, एनाबैटिक लैंड टू माउंटेन चलती है। सही जवाब है। नेक्स्ट बताइए। Trade winds blowing counterclockwise in the north hemisphere and blowing clockwise in south hemisphere are mainly due to। वेरी गुड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पे घूमती है तो कोरालिस फोर्स बनता है। कोरालिस फोर्स बनता है तो विंड्स के अंदर डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। इस वजह से नॉर्थ में वो चलती है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में चलती है क्लॉकवाइज। दिमाग ही नहीं लगाना था इसमें तो ज्यादा। नेक्स्ट है, हॉर्स लैटिट्यूड आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ओके, बताइए। यस, 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ओनली इज द काम विंड्स। क्योंकि क्लाउडी क्लाउडी स्काई थ्रू आउट द ईयर ऐसा नहीं होता है, वहां पे हमेशा सनी स्काई होता है। प्रेसिपिटेशन इक्वलेंट टू द इक्वेटोरियल रीजन, ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पे जितना इक्वेटर पे प्रेसिपिटेशन होता है वहीं दूसरी जगह पर हो। ठीक है, तो इक्वलेंट तो हो ही नहीं सकता है। और बात करी जाए हॉर्स की तो वहां पे तो लिमिटेड प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस वजह से बी गलत है, सी गलत, डी सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट, दैट ऑप्शन नंबर वन। दोनों लैंग्वेज में होता है किरण। देखिए यूजीसी के जितने भी पेपर्स आते हैं एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, वो सारे आपके दोनों लैंग्वेज में होते हैं। हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। डोंट वरी। अगर आपका कोई लैंग्वेज पेपर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी हिंदी में होगा, इंग्लिश इंग्लिश में होगा, लैंग्वेज पेपर सारे अपनी लैंग्वेज में होते हैं। बाकी यूजीसी के जितने पेपर्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं। ये एनवायरमेंट साइंस अगर आप यूजीसी से दे रहे हैं तो, अगर आपका ये टॉपिक सीएसआईआर में है तो वो इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज चिनूक विंड्स, ड्राई विंड्स, हार्बिंजर ऑफ स्नो, ईस्टर्ली विंड। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दैट ओनली ड्राई विंड्स। क्योंकि ये तो स्नो ईटर होता है, वो तो स्नो ईटर होता है, ऑपोजिट होता है बिल्कुल। ईस्टर्ली अपने आप में एक विंड है, प्लानिटरी विंड से ये हम बात कर रहे हैं लोकल विंड की। अगला बताइए, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा।
करेक्ट आंसर है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, इंटेंस सोलर हीटिंग नियर द इक्वेटर। अगर हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रेड विंड्स एट द इक्वेटर, ये तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री तक ट्रेड विंड्स तो आती है। आप देखेंगे ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन होता है वो 0 डिग्री तक आता है, ट्रेड विंड्स की एब्सेंस नहीं रहती है। आप अगर देखिए, अगर इस जगह पे ट्रेड विंड की एब्सेंट अगर रहती तो तीनों ही ओशियंस में आपकी जो करंट्स हैं, इक्वेटोरियल करंट्स, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल हो, साउथ अटलांटिक हो, नॉर्थ पैसिफिक हो, साउथ इंडियन ओशियन करंट हो, इनके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी विंड है? आपकी ट्रेड विंड है, क्योंकि ट्रेड विंड्स अपने डायरेक्शन से उनको क्या कर देती है? वेस्ट की तरफ धकेल देती है। तो दूसरा गलत है। तीसरा अगर देखा जाए, द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ लैंडमास एट द इक्वेटर कंपेयर टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूमध्य रेखा पर भूमाफिया का सापेक्षित अभाव। तो पहली बात तो ये कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना अगर भूमध्य रेखा से कर रहे हैं तो ज्यादा दूरी पे नहीं है। अगर यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर होता तो हम इस बात को सोचते। तो इस वजह से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। काफी लोगों को पहला गलत लग रहा था। हाय एवरीवन, एक्चुअली पावर कट हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ गया है, बट अब सब कुछ क्लियर है। होपफुली आपने इतनी देर में आंसर तो देख ही लिया होगा क्या आंसर है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो पछुआ हवाओं के बारे में था। अब एक चीज जो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है, हमसे पूछा गया था विच ऑफ द करेक्ट। गलत स्टेटमेंट ये है कि वेस्टर्लीड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। एब्सोल्युटली नॉट, वेस्टर्लीड्स हमेशा साउथ हेमिस्फीयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, स्पेशली बिटवीन 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड। सबसे ज्यादा ये जो 20 डिग्री लैटिट्यूड जो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। नेक्स्ट है, अभी 6 क्वेश्चन और हैं केवल, सॉरी 7 क्वेश्चन और है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्ली, पश्चिमी हवाएं। अगला, द रॉरिंग फोर्टीज आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड फाउंड इन साउथर्न हेमिस्फीयर, दे आर कॉज्ड ड्यू टू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 और 2। अगर हम बात करते हैं चालीसा के बारे में, तो इक्वेटोरियल करंट्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 40 डिग्री लैटिट्यूड्स की बात करती है। थर्मल डीपोल क्रिएट इन पैसिफिक ओशियन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द जनरेशन एंड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल वेस्टर्ली। इसके बाद में दोस्तों अपनी अभी 4 बजे यूट्यूब पर भी क्लास है। उस यूट्यूब वाली क्लास में आपको मेरे साथ में जुड़ना है, जहां पर हम आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं क्लास में, और इनवाइट कोड के रूप में UGC10 आप कोड लगा सकते हैं।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद द प्लैनेटरी विंड सिस्टम. कौन सा कारक ग्रहीय वायु प्रणाली से जुड़ा नहीं है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर कनेक्टेड विद द प्लैनेटरी विंड सिस्टम. चाहे वो लैटिट्यूडनल वेरिएशन हो, सोलर इंसोलेशन का, अर्थ का रोटेशन हो, माइग्रेशन हो, प्रेशर बेल्ट्स का, सभी आपके प्लैनेटरी विंड सिस्टम से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ अ टेरेस्ट्रियल रीजन कैन बी मॉडिफाइड बाय. एक स्थलीय क्षेत्र का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? The correct answer is option number C, the both. Ocean currents due to land sea breeze and trade winds. Consider the following statement. दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है. ये बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचना, इमेजिन करना. बताइए आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. दोनों में ही आप ये देखें कि यहाँ पे अगर बात करी जाए सनी आफ्टरनून एंड कोल्ड नाइट, दोनों में ही यहाँ पे बोल रहे हैं योर बैक फेसिंग द सी. ठीक है, सॉरी, जो हवा होगी, विंड विल स्ट्राइक योर फेस एंड कंटिन्यू टू द सी. कंटिन्यू टू द सी मतलब दिन में भी हवा समुद्र की तरफ जाएगी और रात में भी हवा समुद्र की तरफ जाएगी. हवा का समुद्र की तरफ कब जाना होगा? जब समुद्र में लो प्रेशर होगा और लैंड एरिया पे हाई प्रेशर होगा. ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? ये सिचुएशन नाइट में पॉसिबल है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से लैंड एरिया का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, तो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का डायरेक्शन फ्लट होगा. बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चिनूक विंड्स. ये बहुत आई है आज की क्लास में. चिनूक पवनों का एक विशिष्ट लक्षण है. राइट आंसर है ओनली 2. हाईली मॉइस्ट एंड डेंस विद एक्सपीरियंस्ड ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन. ये गाइस डेंस नहीं होती है, ये कंप्लीटली ड्राई विंड्स होती है. दूसरा सही है, ये सिग्निफिकेंट टेम्परेचर में स्पाइक्स लाती हैं जहां से ये गुजरती है. And the last question is, Chinook is an important local wind prevalent in the Rocky Mountain slope of USA. Similarly, match the following local wind with the area of their prevalence.
यस 25 का होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट नन ऑफ दी अबव गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने जो मैचिंग बिठाई गई थी वो एक कंप्लीटली रॉन्ग मैचिंग है। बात अगर करी जाती है सिरोको की, तो हम जानते हैं कि सिरोको एक ड्राई विंड है जो चला करती है नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ये जो ऑप्शन है सिरोको, एक्चुअली पावर कट की वजह से शायद थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चंस तो हो ही चुके हैं लगभग लगभग। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास के लिए एंड करना पड़ेगा क्लास को। लेकिन 4 बजे हमारी फिर से क्लास है, वो स्पेशल क्लास है, वहां पे इतना नेटवर्क इशू नहीं होता है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गाइस पहले डाउनलोड कर लो जाके प्ले स्टोर पे, iOS में भी हो जाएगा। एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी आपको देखनी है अपनी, और मेरी प्रोफाइल है कृतिका पारिक, वहां से आपको मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है क्वेश्चन लगाने पर। तो जल्दी कीजिए, थैंक यू वेरी मच, और अब मिलते हैं आपसे हमारी स्पेशल क्लास में जो कि 7 मिनट में स्टार्ट हो रही है। अगेन थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वाओ, लाइट पे आ गई।